एस्ट्रोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये रियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट द टाइम ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से आपकी जो कैलकुलेशन है वो एस्ट्रोलॉजी। तो ये आर्ट है कि साइंस है? तो साइंस है एस्ट्रोनॉमी, आर्ट है प्रेडिक्शन। एक ही भगवान है जो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, भगवान कृष्ण। कृष्ण भगवान की राशि है वृषभ और नक्षत्र है रोहिणी। स्कॉर्पियो राशि बदनाम है सनसाइन, ये बहुत रिवेंजफुल होते हैं, ऐसा करके सनसाइन में बताया जाता है। मून में चंद्रमा नीचा हो जाता है, दे बिकम वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल एंड टेंड टू गेट हर्ट। मैं वाइफ से मजाक में कह रहा था, उसने मुझे कहा कि अभी तो छह जन्म बाकी हैं। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, हो सकता है सातवां ही हो। पूरी इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड फ्रॉम मून। इसीलिए कहते हैं कि आज आपका टाइम गुड है और बैड है, वो डिपेंड करता है कि जब आप पैदा हुए थे तो कौन से नक्षत्र में आपका चंद्रमा था। कितनी बार आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि छोटा सा बच्चा वो आपको वहीं ले जाता है जहां वो पिछले जन्म में होता है, उसको पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी से मृत्यु प्रेडिक्ट की जा सकती है अपनी? देखिए, बड़ा गंभीर सवाल है। नमस्कार, लाइव भगवान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। क्या है सितारों का खेल? क्या नक्षत्रों के पीछे छुपा है हमारे भविष्य का राज? क्या ग्रहों की चाल सचमुच हमारे जीवन को कंट्रोल करती है, या हम भी हैं हमारे किस्मत के खिलाड़ी? खिलाड़ी चाहे कैसा भी हो, उसे एक कोच, एक गाइडिंग लाइट की आवश्यकता पड़ती है। और भूत, वर्तमान और भविष्य के खेल में सबसे बड़ी गाइडिंग लाइट है एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम, अर्थात सूर्य आदि ग्रहों का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। लेकिन क्या आज के मॉडर्न लाइफ की मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये एंशिएंट, ये प्राचीन विद्या काम आ सकती है? लाइव भगवान पॉडकास्ट के स्पेशल एपिसोड में आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, इंडिया के मशहूर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर संदीप कोचर के साथ। डॉक्टर संदीप कोचर एक एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऑथर भी हैं। 24 साल के लंबे करियर में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने के साथ साथ उन्होंने कई बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज की कुंडलियां देखी हैं और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया है। उनसे मिलने से पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। And let's welcome Dr. Sandeep Kochar. थैंक यू सो मच मंता भाई, इज ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। डॉक्टर संदीप कोचर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जितने लोग एस्ट्रोलॉजी को, इस ज्योतिष शास्त्र को सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं, उनके लिए आप इस साइंस को, इस विद्या को कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक साइंस है जो 5000 साल पुरानी साइंस है और वहाँ से लेकर आज तक बिल्कुल वैसी की वैसी है। और मैं इस पे 100% यकीन रखता हूँ, बिकॉज आज तक मैं 24 सालों में मुझे आज तक एक भी सरप्राइज़ नहीं मिला कि मैं किसी के बारे में कुछ बता रहा हूँ तो वो ये कह दे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ पास्ट में, या मैं ऐसा नहीं हूँ। बिकॉज अगर आपने पूछा एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। वेल सेड सर। जब आप पैदा होते हैं तो जो प्लैनेट ज़ोडियाक में होते हैं, द रियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट द टाइम ऑफ बर्थ, उसको हम हॉरोस्कोप कहते हैं। जब आप पैदा हुए थे, आज आप अगर आप नासा को फ़ोन लगाइए, मैं आपको बता दूंगा कि भाई साहब आपकी मून की डिग्री ये है, मार्स की ये है, सैटर्न की ये है, जुपिटर की है। यू कॉल नासा, दे विल ऑल्सो टेल यू द सेम डिग्री कि हाँ ये ओजन प्लैनेट जब आप बॉर्न हुए थे, दे हैव द सेम डिग्री। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो पहले तो ये कोई जादू टोना मैजिक नहीं है, ये रियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट द टाइम ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से आपकी जो कैलकुलेशन है वो एस्ट्रोलॉजी है। तो ये आर्ट है कि साइंस है? तो साइंस है एस्ट्रोनॉमी, आर्ट है प्रेडिक्शन। बहुत सुंदर। तो जब आप पैदा हो गए तो आपकी पूरी, मैंने कहा, मानसिकता, आपकी साइकोलॉजी, आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियल और सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइमलाइन, वो डिफाइन होता है। और इसीलिए ये साइंस को मैं कहता हूँ डिवाइन साइंस। ज्योतिष जो संस्कृत का वर्ड है, ईश इज गॉड एंड ज्योतिष लाइट, इट इज लाइट ऑफ गॉड। तो इतनी प्योर साइंस है, इतनी डिवाइन साइंस है। कोई भी सुपर कंप्यूटर, आज के ज़माने में लोग मार्स तक जा रहे हैं, आज के ज़माने में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। अभी मैंने एक टेड टॉक में कहा था, जो मैं एआई देखता हूँ वो आर्टिफिशियल नहीं है। AI is not artificial intelligence. My AI is a real AI, which is astrological intelligence. क्या बात, क्या बात। यानी आप अपने आप में जान जाएं, खुद को जानना कि people feel I know it all, this is who I am. तो they claim always कि they know it, which they are not aware. तो इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन
इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं। क्या बात। तो एक एस्ट्रोलॉजर जब आपको बता सकता है चंद सेकंड में कि मंत्रा भाई आपका यार ये प्लैनेट ऐसा है तो आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये प्लैनेट ऐसा है, दिस इज व्हाट योर लर्निंग इज अमेजिंग, दिस इज द वे यू कम्युनिकेट, दिस इज द वे यू रिएक्ट, तो आपको समझ में आ गया यार ये मेरा फ्लॉज है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरा पोटेंशियल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मेरा टाइमलाइन है। तो टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज व्हाट वी कॉल लक। लेकिन एस्ट्रोलॉजर का ये सबसे बड़ा रोल है जो आपको अवेयर करा देता है कि आप कौन, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपका पोटेंशियल, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी टाइमलाइन। तो आपने कहा ये एंशिएंट साइंस है, तो ये 5000 साल पुरानी साइंस है, वेदों का अंग है, ऋग्वेद का पार्ट है, और वहां से लेके आज तक मैं ये एस्ट्रोलॉजी अभी जो जन्म कुंडली बनाता हूँ मैकबुक के ऊपर बनाता हूँ, तो अगर कोई चीज़ मैकबुक तक भाई साहब सर्वाइव कर गई इसका मतलब उसमें सब्सटेंस है। एंड आई ऑलवेज से एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज राइट बट एस्ट्रोलॉजर्स कैन बी लेफ्ट और राइट। हाँ, बहुत सुंदर बात कि एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट वो एक सटीक सब्जेक्ट है। इन अ वे इट्स अ सॉफ्टवेयर। अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि इंसान जब जन्म लेता है तो उस वक्त कहाँ कहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं उसका उसके ऊपर असर पड़ता है। सो यू आर क्लियरली सेइंग संदीप भाई कि we are directly connected to the stars and the planets? 100%। एक भी प्लैनेट अगर आपके लगन पे आता है वो आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। जैसे अगर आपके लगन में मर्क्यूरी है तो आपकी सोचने की क्षमता बहुत फास्ट है, आप जो इस तरह से कम्युनिकेशन आपकी है वो अमेजिंग है, जिस तरह से आप परफेक्शन को फॉलो करते हैं वो 10 on 10 है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी। एक इंसान जो बहुत ही एग्रेसिव है उसके लगन में मंगल हो सकता है, वो इंसान स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, आर्मी या किसी आर्म फोर्सेज में जा सकता है, बट ही विल बी एग्रेसिव पर्सन। तो हर प्लैनेट का एक सिग्निफिकेंस है और उसके हिसाब से उसकी सोच जो है वो गुड और बैड हो जाती है। संदीप भाई आपने बहुत सही बात छेड़ी है। मैं इन्हीं प्लैनेट्स के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। मुझे एक एक करके इन प्लैनेट्स की यूएसपीज अगर आप बताएं कि कौन से प्लैनेट का क्या वर्चस्व रहता है। फॉर एग्जांपल आपने सबसे करीबी प्लैनेट कौन सा? देखिए मैं सबसे पहले तो सन को लेकर चलूंगा बिकॉज सन इज मैं कहूँगा एक ओनली विजिबल गॉड। बाकी तो हमारी आस्था है, हमारा फेथ है, और उसी पे हमारा सब कुछ चल रहा है कि भगवान किसी ने देखे नहीं, लेकिन भगवान को फील करना पड़ता है। तो वो जो बिलीफ सिस्टम है वो तभी आता है जब आप सरेंडर करते हैं। एंड व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। सो इफ यू बिलीव इन सम एनर्जी देन दैट एनर्जी विल कम टू यू। और हम अगर एनर्जी की बात करें मंत्रा, तो मुझे लगता है कि सन से ज़्यादा एनर्जी किसी के पास नहीं है, बिकॉज इट इज़ ए लिविंग गॉड अकॉर्डिंग टू मी। तो सन, वहीं से हमारे डेज की भी शुरुआत होती है, संडे। तो सन जो है वो देता है इंसान को रिकग्निशन। सन इज ए प्लैनेट विच रूल्स योर प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम, लेकिन वो ईगो भी रूल करता है। तो वो एक बहुत ही थिन लाइन है। सन इज सोल, आत्मा है, वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल है, आइडियलिज्म है। जिसका सूर्य उच्च का होता है, मान लीजिए लगन में, वो बहुत आइडियलिस्टिक जीवन को जीने की कोशिश करता है। जिसका सन नीच का होता है वो लोग फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, बिकॉज सूर्य नीच का हो गया तो इसका मतलब आत्मा नीच की हो गई, मतलब वो इंसान कलयुग के हिसाब से है। आज मुझे पता है मेरे काम के इंसान है तो मैं आपसे अच्छे से मिल रहा हूँ, जो मेरे काम का नहीं है मैं उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा हूँ। तो दिस इज़ व्हाट पीपल हैज़ बिकम, यू नो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ है उसके हिसाब से आपकी फितरत है। लगन में सूर्य मतलब अर्ली मॉर्निंग का बर्थ होता है, तब लगन में आता है। वो इंसान को डिग्निटी देता है, वो इंसान की बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है। द पर्सन इज ऑलवेज बॉर्न टू लीड, बिकॉज सन बनना है तो सूरज बन, सितारों में क्या रखा है। तो दे आर द वन हु ऑलवेज शाइन एंड दे वांट टू डू समथिंग और एक्सेल ग्रेट इन लाइफ, एंड रिकॉग्निशन आल्सो कम थ्रू सन। और ये जिनका सूर्य प्रतापी होता है, और ये आपको पता कैसे चलता है? चार्ट्स में आपको पता चलता है कि आप कहाँ। द मोमेंट आपने बताया कि मेरा ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है, आपकी कुंडली बन गई तो आपको पता है। जैसे मैंने बताया, अगर अर्ली मॉर्निंग बर्थ है सूर्य लगन में आएगा, दोपहर का बर्थ है सूर्य 10th हाउस में आएगा, शाम का बर्थ है 7th हाउस में आएगा, आधी रात को तो 4th हाउस में आएगा। तो आपका इवन एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली आपकी कुंडली देख के बता देगा कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। अरे वाह, क्या बात है। विद द हेल्प ऑफ सन, प्लेसमेंट ऑफ सन। दैट्स द एक्यूरेसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सूर्य के बाद किसकी बात की जाए? मून की। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट अगर मुझसे पूछा जाए भारतीय ज्योतिष में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो है चांद। बाबूजी ने कहा था कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मन का अच्छा होता है तो यू फील गुड अबाउट इट, और अगर नहीं हो रहा है तो लगता है कि यार शायद मेरा टाइम खराब है या वक्त खराब है, आपकी किस्मत खराब है। दैट इज हाउ पीपल फील। बट मून इज अ प्लैनेट ऑफ हैप्पीनेस। जिस इंसान की कुंडली में मून अच्छा होता है, दे आर हैप्पी नो मैटर व्हाट। आज अगर आप भगवान को हम याद करते हैं, आपका लाइव भगवान चैनल है, एक ही भगवान है जो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, भगवान कृष्ण। जी। कृष्ण भगवान की राशि है वृषभ और नक्षत्र है रोहिणी। वो नक्षत्र जहाँ पे चंद्र
उच्च हो जाता है, एक्सॉल्टेड। टॉरस में जो वृषभ राशि है, जो जितने वृषभ राशि के लोग हैं उनकी एक ही आइडेंटिटी है, दे कीप ऑन स्माइलिंग नो मैटर व्हाट। तो दे आर ऑलवेज हैप्पी बिकॉज मून इज पॉजिटिव। अगर मून खुश है, और मैं हमेशा कहता हूँ जो खुश है वही खुश नसीब है। इफ यू आर हैप्पी यू आर ब्लेस्ड। तो ये मून हमको सिखाता है कि नो मैटर व्हाट आपको खुश रहना चाहिए। तो मून इज अबाउट काइंडनेस, अबाउट कंपैशन, अबाउट लव, केयर। जितने लोग केयरिंग होते हैं उनका मून बहुत अच्छा होता है। लगन में चंद्रमा वाले लोग, लेकिन वो लोग सेंसिटिव भी होते हैं, इमोशंस उनको जल्दी इंपैक्ट कर जाते हैं। बट आई थिंक मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। अगर मून अफ्लिक्टेड है, राहु के साथ है, तो इंसान को फोबिया हो जाते हैं, फियर ऑफ अननोन हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं। केतु के साथ अगर मून आ गया किसी की कुंडली में, तो वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाता है। मार्स अगर आ गया तो इंसान का गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। शशि मंगल योग है, लेकिन एग्रेशन बिकम्स ए प्रॉब्लम। गुरु के साथ आ गया, इट इज गज केसरी योग, चंद्रमा और गुरु एक साथ। शुक्र के साथ आ गया, वो इंसान हमेशा बहुत ही क्रिएटिव, हर चीज़ को विजुलाइज करता है, इन्हें लग्जरियस वे और एंजॉयमेंट और प्लेजर उसकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। तो एवरी प्लैनेट हैज ए सिग्निफिकेंस। तो जो ग्रह के साथ कोई प्लैनेट अगर जुड़ जाता है, और स्पेशली मैंने चंद्रमा को ज़्यादा डिस्क्राइब किया है, आई नो दैट बिकॉज पूरी इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड फ्रॉम मून। इसीलिए कहते हैं व्हाट इज योर राशि, नो योर राशि। तो जहां आपका मून प्लेस्ड है वही आपकी राशि है, वही आपकी फितरत है। उसी के नक्षत्र से आपकी दशाएं कैलकुलेट होती हैं कि आज आपका टाइम गुड है और बैड है। वो डिपेंड करता है कि जब आप पैदा हुए थे तो कौन से नक्षत्र में आपका चंद्रमा था। और आपने चूंकि बात इसकी निकाली है व्हाट्स योर राशि, मून साइंस और सन साइंस के बीच का फर्क बताइए। हम आज जिस किस्म के जोडियक्स को फॉलो करते हैं, क्या वो सन साइन पर आधारित रहते हैं या मून साइंस पर? देखिए, अगर हम भारतीय, हम इंडियन हैं, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इनफैक्ट मैं जब एयरवाई में शो करता था, पाकिस्तान का चैनल है, वहाँ पे 100% जो एस्ट्रोलॉजी है वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है। तो जब मैंने वहाँ पे चैनल में बोला कि एज़ पर इंडियन एस्ट्रोलॉजी, तो मुझे ब्रेक में कहा कि आप इंडियन मत बोलिए इसको एशियन एस्ट्रोलॉजी बोल दीजिए, बिकॉज वो लोगों की भी एस्ट्रोलॉजी मून पे है। वहाँ भी ईद मनाते हैं तो चंद्रमा में मनाते हैं। यहाँ पे दिवाली से लेकर जन्माष्टमी सब चंद्रमा के बेस के ऊपर होती है कि आज अष्टमी है चंद्रमा के हिसाब से। तो सब कुछ मून बेस्ड है। तो मून बेस्ड एस्ट्रोलॉजी जो है वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, जो हम लोग चंद्रमा के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और जैसे आपने कहा फ़र्क क्या है, फ़र्क यही है, वहाँ पे सन साइन है, और सन वहाँ पे उन्होंने बोल दिया 21 मार्च है, 21 अप्रैल वो एरीज़ है। चंद्रमा जो है वो हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदलता है। तो हमारा एरीज़ जो है वो दिसंबर में भी हो सकता है, और जुलाई में भी हो सकता है, और आज भी हो सकता है। तो इट इज़ मून साइन एंड दैट इज सन साइन। उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन अलग है। इफ़ यू कंपेयर स्कॉर्पियो, एग्जांपल दे रहा हूँ, स्कॉर्पियो राशि बदनाम है सन साइन में, ये बहुत रिवेंजफुल होते हैं और दे नेवर लीव देयर एनिमीज, ऐसा करके सन साइन में बताया जाता है। मून में उल्टा है, मून में चंद्रमा नीचा हो जाता है, दे बिकम वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल एंड दे टेंड टू गेट हर्ट। तो ये देखिए बेसिक फ़र्क है। तो आप ये बोलिए कि मैं स्कॉर्पियो हूँ, तो ये मून साइन वाले स्कॉर्पियो हैं कि सन साइन वाले स्कॉर्पियो हैं, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बीच में आपको किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा अगर आप अपने भविष्य को जानना चाहते हैं या अपनी पर्सनालिटी को जानना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि आपको मून साइन लेकर चलना चाहिए। एंड मून का देखिए, सन साइन बहुत आसान है। अब लोगों ने किताबें पढ़ ली तो मालूम है कि मैं मार्च अप्रैल वाला एरीज हूँ और उसके बाद टॉरस आ गया। लेकिन मून साइन को समझने के लिए आपको ज्योतिष, आपकी जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी कि आपका मून कहाँ प्लेस्ड है। तो वो सबको पता नहीं है कि उनका मून कहाँ है। तो 90% इंडियंस, आयरनी है मंत्रा भाई, कि उनको अपने सन साइन पता है लेकिन मून साइन नहीं पता। और मून से ही नक्षत्र से वो एक लेटर होता है, उस लेटर से लोग पुराने ज़माने में नाम रखते थे। और वो नाम से ही पता चल जाता था इसकी ये राशि है। अब ज़माना बदल गया है और सबको एक मॉडर्न नेम रखने हैं, तो थिंग्स हैव चेंज। वाह! तो यानी कि हमारे साथ जो हम जिस तरीके से पले बड़े हैं, हमें एक अक्षर मिला करता था और उसी अक्षर पे हमारा नाम हुआ करता था। वो अक्षर हमें हमारे मून साइन के बदौलत मिलता था। 100%। तो वो उसका नाम से ही पता चल गया कि इसकी ये राशि। अब जैसे मेरा नाम भी वैसे नहीं रखा गया, हमारे खानदान में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं था, तो मेरा नाम संदीप है, तो सबको लगता है कि मेरी कुंभ राशि है, वो नहीं है। तो पुराने ज़माने में नाम से ही उसकी राशि पता चल जाती थी। जी, वाह वाह वाह, बहुत खूब। मुझे एक बात बताएं, चंद्रमा का जो असर बताया जाता है वो इंसान पर भी बताया जाता है, व्यक्ति पर भी बताया जाता है। जन जीव इस पृथ्वी पर हर चीज के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। इसके पीछे का क्या विज्ञान है? ओनली एस्ट्रोलॉजिकली और इज देयर एस्ट्रोनॉमी आल्सो इन्वॉल्वड? देखिए, देयर इज एस्ट्रोनॉमी एंड साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। ये जो धरती है, इस धरती को 75% अगर किसी ने ऑक्यूपाई किया है वो है पानी। जी। वो जब आप देखते हैं मून अगर स्ट्रांग होता है, फुल मून्स होते हैं, तो इतना ज़्यादा हाई टाइड आ जाता है सी के ऊपर। तो उस पानी को आप किसी भी मशीन से किसी भी तरह से हिला नहीं सकते। वो पानी समुद्र का जिसमें इतनी ताकत होती है, उसमें भी हाई टाइड आ जाती है बिकॉज ऑफ मून। तो हमारा बॉडी भी 2/3
पानी से बना हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो जब वहाँ पे ये हालात है तो इंसान की उसके आगे क्या बिसात है। तो जैसे ही मून के फेजेस होते हैं इंसान का मन भी गुड और बैड होता है। आज आप बहुत खुश हैं, कोई वजह है? बोले नहीं कोई वजह नहीं। कल आप बहुत अपसेट हैं, कोई वजह है? नहीं, ऐसे ही पता नहीं, आई डोंट नो। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर डे। तो वो डे कौन कंट्रोल करता है? आपका मून, कि उस जोन मून कैसा है, दैट इज हाउ योर मूड स्विंग्स कीप ऑन चेंजिंग। तो यानी संदीप भाई, अगर आप कह रहे हैं कि अचानक से अगर आपको लगने लगे कि यार आज आपका मूड बड़ा खराब है, या आप उतने ऊर्जा के साथ नहीं है जितनी एनर्जी के साथ आप रेगुलरली दिन बिताते हैं, या आप छोटी छोटी बात पे चिढ़ जा रहे हैं, तो कहीं कुछ प्लानिटरी मूवमेंट्स हुए हैं? 100%। देखिए, देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर समथिंग। आपने जिसके साथ भाग के शादी करी, आज उसके साथ उससे भाग रहे हैं आप। तो बदला क्या? मैं एक लाइन बोलता हूँ कि जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, और सितारों के बदलते इंसान की सोच बदल जाती है। तो प्लैनेट इन्फ्लुएंस योर माइंड। इसीलिए बोला गया कि भाई अब क्या माइंड करें, मतलब हमारे कंट्रोल में क्या है? तो मैं एक ही कहता हूँ, वो है स्पिरिचुअल कनेक्ट। जिसने इंसान ने सरेंडर कर दिया, पीपल हु बिकम स्पिरिचुअल एंड स्पेशली व्हेन दे मेडिटेट, तो उनका मून एक्टिवेट हो जाता है। तो व्हेन यू कैन स्ट्रेंथन योर मून ओनली बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। तो जिस इंसान ने माइंडफुलनेस को, अभी यूएस, पूरा यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज, दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग इट माइंडफुलनेस। और माइंडफुलनेस है क्या? इंडियन मेडिटेटिव टेक्निक्स रीपैकेज एंड रीब्रांडेड इन अ डिफरेंट वे। तो वो उनको लगता है कि अभी हम कुछ नया कर रहे हैं, तो उसकी वजह से दे बिकमिंग बेटर विद मोर एनर्जी, मोर कामनेस एंड मोर पीस इन लाइफ। अब एक बात बताएं संदीप भाई, कई लोगों ने जानना चाहा है कि ये जो अलग अलग किस्म के योग बताए जाते हैं, ये योग क्या होते हैं? देखिए, इसके लिए पूरी ज्योतिष समझनी पड़ेगी। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो राजयोग बनाते हैं, जैसे केंद्र का मालिक और ट्राइनल। जैसे एग्जांपल कर रहा हूँ, 4th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड, इट इज़ अ राजयोग। अगर किसी की कुंडली में एक साथ बैठा है, 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड, ये एक राजयोग है जिसको कहते हैं 9th इज हाउस ऑफ धर्मा, 10th इज हाउस ऑफ कर्मा। तो इट इज नोन एज धर्मा कर्माधिपति राजयोग। एंड ये ज्योतिष का सबसे बड़ा राजयोग है। इसलिए सबसे बड़ा राजयोग है यहाँ पे मंत्र भाई, बिकॉज द पर्सन विल हैव ए बिलीव टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड। वसुधैव कुटुंबकम। ऐसा इंसान इस बिलीव के साथ पैदा होता है कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, फाउंडेशन चलाते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दुनिया के बारे में कुछ सोचते हैं कि चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो वातावरण हो, या किसी की भलाई करनी हो। तो ये धर्म कर्माधिपति राजयोग है। तो ये तो राजयोग बने। ऐसे ही बुधादित्य योग है, बहुत तमाम राजयोग हैं। गजकेसरी योग मैंने बताया थोड़ी देर पहले। अब किसी की कुंडली में राहु और गुरु एक साथ आ गए, इट इज गुरु चंडाल। गुरु इज गुरु जुपिटर और चंडाल इज राहु। तो उसमें क्या हुआ, उसने गुरु को अफ्लिक्ट कर दिया, तो गुरु का सिग्निफिकेंस वीक हो गया। तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा इस कुंडली में कितने दोष हैं और कितने योग हैं। अगर योग हैं तो वो दशाओं अंतरदशाओं में इंसान एलिवेट होता है। अगर कोई दोष है तो उसकी दशा अंतरदशा में इंसान को कुछ हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। आप राजयोग की बात कर रहे थे संदीप भाई, कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी का राजयोग हुआ करता था, या जितने ये बड़े लीडर्स हुए हैं अपने अपने वक्त के, क्या वो भी किसी स्पेशल कॉन्स्टेलेशन या स्पेशल नक्षत्रों में पैदा हुए होंगे? देखिए, डेफिनेटली अगर कोई किसी लेवल पे पहुंचता है, और वो स्पेशली अगर वो एक कंट्री को कंट्रोल, तो रॉन्ग वर्ड है, मतलब रूल कर रहा है इन वे, एक अच्छी पोजीशन पे है, चाहे वो प्रधानमंत्री बना हो या कोई अच्छे पोजीशन पे पहुंचा हो, तो उसकी कुंडली में इतना पोटेंशियल तो होना चाहिए। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट है, ये कलयुग है, लोग बदल गए, ज़माना बदल चुका है। अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपकी फैमिली कौन सी है, कौन सी फैमिली में आप बॉर्न हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी मेरे नाम के आगे अगर गांधी लगा है, अगर मैं राहुल गांधी हूँ, तो भले ही आप मुझे कुछ भी नाम से पुकारें, मैं एक दिन प्रधानमंत्री बन के रहूंगा, बिकॉज मेरे सारे बॉक्सेस टिक हैं। लेकिन कब बनूंगा? जब मेरा सही वक्त आएगा। तो कितने लोग हैं जो कहाँ से शुरू हुए? मोदी जी को अगर हम देख लें, 3 बार प्रधानमंत्री देश के बन चुके हैं, लेकिन वो कहाँ से आए? बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए, बहुत ही हार्डशिप के साथ आए। लेकिन उनकी कुंडली में एक तो हिज हॉरोस्कोप इज स्ट्रांग, दैट इज द रीजन ही हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर, दैट टू 3 टाइम्स। और दूसरा जज्बा। एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि आपकी लगन, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, तुझे क्या चाहिए जिंदगी। तो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ बिलीव सिस्टम दैट आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट, तो प्लैनेट भी अलाइन होते हैं। तो जैसे शाहरुख खान का डायलॉग था, किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। तो शिद्दत कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लेजी हो गए कि मेरी कुंडली में राजयोग है, मुझे तो सब मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला भाई। बिकॉज ज्योतिष भी कहता है कर्म प्रधान है, दैट मीन्स योर डीड्स विल डिफाइन योर डेस्टिनी। वाह,
ये आपने एक बड़ी सटीक बात कही है कि राजयोग होने से आप राजा नहीं बन जाएंगे। एब्सोल्युटली। आपको वो अपनी तकदीर खुद तराशनी है। तो शुरू में जो मैंने कहा था वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सही था कि ये गाइडिंग लाइट है, कि आप एक अच्छे बल्लेबाज हैं, हमें मालूम है कि आपके बैट के बीचों बीच से बॉल निकल रही है, लेकिन बैटिंग आप ही को करनी है। रन बनाने पड़ेंगे और वक्त साथ ना हो तो दौड़ दौड़ के बनाने पड़ेंगे। तो हमेशा आपको लगता है कि मुझे 4 और 6 लगाना है, ऐसा नहीं होता। क्या बात, ये हमारे बाय द वे सब लोगों को बता दिया जाए, संदीप भाई स्वयं बहुत क्रिकेट के शौकीन है, और अगर एस्ट्रोलॉजर ना होते तो स्वयं क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि नहीं। गौतम गंभीर के साथ आपके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, अब वो कोच भी बन गए। आपने उनको प्रेडिक्ट करके बताया था वो कोच बनने वाले हैं? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ये तो नहीं कहा था कोच बनने वाला है, ये जरूर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई साहब आपका सब कुछ बदलने वाला है। तो ही क्विट दैट पॉलिटिक्स, जहाँ पे वो करंट एमपी थे, फिर भी उन्होंने, और वो दोबारा भी बन सकते थे, लेकिन ही चोज क्रिकेट एज हिज फर्स्ट लव एंड ही टोल्ड मी दैट। तो मैंने कहा नाउ इट इज गोइंग टू बी न्यू बिगनिंग एंड इट विल बी अमेजिंग फेज ऑफ हिज लाइफ। So he has started a new journey already. All the very best to गौतम भाई and of course the Indian cricket team also. अच्छा संदीप जी, ज्यादातर लोगों को केवल 2 ही टेंशन होती है, या तो लव लाइफ की या वर्क लाइफ की। सो करियर के बारे में बात करेंगे, लेकिन लव लाइफ के बारे में लोग सवाल पूछते रहते हैं कि उनकी जिंदगी में उनका पार्टनर कब आएगा, उनकी जिंदगी का प्यार कब आएगा। देखिए बिल्कुल, बहुत सारे इसमें कंडीशन अप्लाइड होती है। सबसे पहले जैसे मेरे पास कोई पेरेंट आए कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, तो अब बेटी वहीं पे बैठी है और उसकी उम्र 32 साल हो चुकी है। इंडिया में 22 साल से शादी होनी शुरू हो जाती है लड़कियों की, ठीक है। अब वो 32 हो गई, तो मैं उससे पूछता हूँ सबसे पहले, जवाब देने से पहले मेरा सवाल, आर यू विलिंग टू गेट मैरिड? तो वो कहती है कि नहीं, आई रियली वांट टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, मुझे अपने करियर को और बेटर बनाना है। तो मैं उनसे कहता हूँ अभी नहीं होगी, जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी कहती है चाहत, अगर आपके मन में वो डिजायर है और प्लैनेट अलाइंड है, तो 5th हाउस में अगर चंद्रमा होता है, ऐसे लोग लव एट फर्स्ट साइट होते हैं। 11th हाउस में मून होता है, अपने दोस्तों से या जान पहचान से शादी होती है। और 7th हाउस एक्टिवेट होना जरूरी है शादी करने के लिए। लड़कों की कुंडली में वीनस की दशा है तो शादी हो सकती है। लड़कियों की कुंडली में गुरु की दशा है तो शादी हो सकती है। गुरु का गोचर अगर फेवरेबल हो, हर ऑल्टरनेट ईयर में उसका योग होता है, तो उसमें शादी हो सकती है, प्रोवाइडेड दे आर विलिंग टू गेट मैरिड। तो ये तो एक पार्ट है। दूसरा, किसकी शादी किससे होगी ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप मुझे एक लड़की का कुंडली और 10 लड़कों की कुंडली बता दीजिए, ये शादी किससे होगी ये मैं नहीं बता सकता। ये जरूर बता सकता हूँ किससे करनी चाहिए। हु विल बी योर गुड, हु कैन प्रूव टू बी अ गुड लाइफ पार्टनर, जो एक हस्बैंड मटेरियल है, वो तो मैं चूज कर सकता हूँ बाय नोइंग हिज कि ये कितना, इसका जुपिटर कितना अच्छा है, कितना लविंग है, कितना केयरिंग है, कितना काइंड है, वो उसके हिसाब से आप। और अगर आपको लगता है कि मुझे आई हैव डिसाइडेड टू मैरी हिम, और मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब ये कुंडली तो नाना पाटेकर की है, ही विल बी टू ऑब्सेसिव और टू पॉसेसिव अबाउट यू। ये आपको हर 2 मिनट में भी पूछेगा तुम कहाँ रह गई, अभी तक क्यों नहीं आई, तो मैं मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तो देन इट विल मेक योर लाइफ डिफिकल्ट। तो जो आप जाते हैं, बिकॉज कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, और मैं कहता हूँ कीप ओपन योर आइज। तो यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज ये जिंदगी भर का एक डिसीजन है। तो दैट इज द रीजन यू शुड गो फॉर प्री मैरिटल काउंसलिंग, ना कि बाद में कि भाई साहब हम लोग सेपरेट हो रहे हैं, अब बताइए डिवोर्स कब होगा। वाह, आप ये शादियों की बात निकली है तो मैं कुंडली मैचिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, ज्योतिषों के पास में कपल्स पहुंचते हैं, फैमिलीज पहुंचती हैं अपनी कुंडली मैच कराने के लिए। कई बार 36 गुण मिलने के बावजूद वो शादी ज्यादा साल नहीं टिक पाती, और कई बार कुछ गुण ना भी मिलते हो तो भी शादी लंबी चल जाती है। क्या कुंडली मैचिंग फूल प्रूफ है? बिल्कुल, ये आपका जो डायलॉग था, ये मैं आपकी टीम से कहूंगा कि एडिट में मेरे ऊपर लगा दीजिएगा। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट आंसर। 36 गुण हमारे मिलते हैं और वो लोग डिवोर्स दे चुके होते हैं। तो कहने का मतलब है, पॉइंट मिलाना एक अलग बात है, लेकिन कुंडली मैच करना इज ए बिगर थिंग। उसका 7th हाउस, द हाउस ऑफ मैरिज मंत्र, वहाँ क्या है, अगर वहाँ मंगल है, शनि है, तो इसका मतलब शादी के चलने के चांसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो एक बहुत ही मैलेफिक कॉम्बिनेशन है। वहाँ पे अगर कोई और मैलेफिक प्लैनेट है तो आपके कहीं ना कहीं और जान पहचान हो जाएगी, यू माइट चीट योर पार्टनर एंड देन अगेन इट विल बी ए सिचुएशन, जैसे राहु जैसे वहाँ पे बैठ जाए। तो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स। तो 7th हाउस का देखना बहुत ज़रूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन। तो जो लवी डवी कपल थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, काजोल और शाहरुख खान लग रहे थे, शादी के बाद दे बिकेम डिफरेंट, बिकॉज उनका क्या बदला, वक्त बदल गया। तो जैसे ही वक्त बदला और आपको पता नहीं था कि उसका एक डिप्रेसिंग टाइम शुरू हो गया, तो उसने क्लेम किया कि भाई तुम तो ऐसे थे, अब तुम तो हर बात पर रिएक्ट कर रहे हो। तो उसको, वो इंसान नहीं बदला,
उसका वक्त बदल गया। जी, तो जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आपको कुंडली मिलाने के साथ साथ दूसरे के बारे में कंप्लीट एनालिसिस आप जरूर कराइए, क्योंकि जिंदगी भर आपको जिस इंसान के साथ रहना है, नो दैट पर्सन एस्ट्रोलॉजिकली, जो मैंने कहा एस्ट्रोलॉजिकल इंटेलिजेंस एआई, जी, जी। एंड अंडरस्टैंड वेदर यू कैन हैंडल दैट पर्सन, वेदर यू कैन लिव विद दैट पर्सन, और वेदर यू कैन चेंज ब्रिंग दोज चेंजेस विच आर रियली नीड इन दैट पर्सन। बहुत खूब। इनफैक्ट ये जो आपके जीवन के की माइलस्टोन्स रहते हैं संदीप भाई, कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा, ये की माइलस्टोन्स प्रेडिक्ट एक्यूरेटली भले ही ना सही, लेकिन गाइड किए जा सकते हैं कि इसके आसपास होगा, बट करना आप ही को है। करियर के बारे में बात करते हैं, कई सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं, खासतौर पे हिंदुस्तान में जहां पर गवर्नमेंट जॉब्स का बड़ा वर्चस्व है, गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें, इस तरीके के सवाल भी आते हैं कभी कि किस किस्म की लाइन में जाएं, डॉक्टरी करूं, इंजीनियरिंग करूं, वहां पर एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है? बिल्कुल करती है। मैं तो अभी बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, एंड पेरेंट्स कम टू मी एंड दे आस्क मी अबाउट द राइट करियर। तो मैं उनको यही गाइड करता हूँ, देखिए हमारे ज़माने में बहुत ही लिमिटेड कहानी थी, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, या ज़्यादा आर्किटेक्ट बन जाएगा। अभी सिस्टम हैज चेंज, जी। इतनी ज़्यादा सब डिविजन्स हो गए हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो या तो इसके पास बायोलॉजी है, इसके बाद टेक्नोलॉजी है, आज बायोटेक्नोलॉजी जुड़ गई। हमारी सोसाइटी में एक यंग डॉक्टर है, एंड ही इज़ बिकम द सीनियर मोस्ट in the one of the leading hospital because he knows how to do robotic surgery. वाह वाह। तो एक डॉक्टर जिसके बाद टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, जी। ही हैज ग्रोन अप फर्दर इन लाइफ। तो थिंग्स हैव चेंज कम्प्लीटली। बस यस, यू कैन डेफिनेटली, एक हॉरोस्कोप देख के आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये बच्चे का अगर मर्क्यूरी स्ट्रांग है तो ये या तो मार्केटिंग में जाएगा, फाइनेंस में जाएगा, आईटी में जा सकता है अगर शनि के साथ है, और इंसान का गुरु स्ट्रांग है तो ये कंसल्टेंट बन जाएगा, वीनस स्ट्रांग है तो ये क्रिएटिव फील्ड में चला जाएगा, तो मून स्ट्रांग है तो ही माइट गो इनटू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। सो एवरी, और मार्स गया तो ये स्पोर्ट्समैन बन जाएगा, या आर्म फोर्सेज में या पुलिस में चला जाएगा, और या अदरवाइज उसके बाद लीडरशिप स्किल्स रहने वाली, ही विल बी द बॉस। तो और राहु है तो द पर्सन विल बिकम मैनिपुलेटिव, या मुझे अगर करियर बताना था तो ही कैन बिकम पॉलिटिशियन। संदीप जी, हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो फेस्टिवल्स हैं, जो त्योहार हैं, वो पंचांग देख के मनाए जाते हैं, तिथि होती है। सो ज्योतिष शास्त्र के अंदर इन तिथियों को किस तरीके से देखा जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे पढ़ें हम, कैसे जाने इन तिथि के बारे में? डेफिनेटली, देखिए पूरी जो एस्ट्रोलॉजी आप कह रहे हैं, इंडियन भारतीय वैदिक ज्योतिष, ये चंद्रमा के ऊपर बेस्ड है, जो मैंने कहा नक्षत्र है, जी। उसी के हिसाब से सारे हमारे त्यौहार चंद्रमा बेस्ड हैं। हम्म। मतलब हर त्यौहार को आप दिवाली से ले लीजिए, अमावस्या के दिन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, रक्षाबंधन है वो फुल मून के दिन होता है, होली मनाते हैं वो फुल मून के दिन मनाते हैं, होली का दहन जब होता है, और ऐसे ही जन्माष्टमी है तो उस दिन अष्टमी, मतलब चंद्रमा वहाँ पे वृषभ राशि में होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर आप बाकी लोग ये देख रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि ये, लेकिन अब तो लोग 2-2 दिन मनाने लगे हैं, तो उसमें मतभेद यही है कि आधे लोगों का ये मानना है कि जो सनराइज पे, यानी सूर्य उदय पे जो तिथि है, उसी दिन वो त्यौहार वो लोग मनाना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर रात को जन्म हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूँ कृष्ण भगवान का, तो अष्टमी जो है वो रात में होनी ज़रूरी है। तो ये जो आपस में जो मुझे लगता है कन्फ्लिक्ट है, इसको रिजॉल्व करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आने वाले और नेक्स्ट जनरेशन वाले लोग कहेंगे कि यार आप लोगों का खुद ही का डिसाइडेड नहीं है कि हमें आज ये त्यौहार मनाऊँ या कल मनाऊँ। मुझे लगता है कि कोई रास्ता निकालना चाहिए, एंड वी शुड सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल ऑन वन डे रेदर देन 2 days। क्या बात, वो या फिर कैसा हमको बस बहाने चाहिए 2-2 बार त्योहार मनाने के, तो 2-2 बार मिठाई खाने का मौका मिल जाता है हमें। परंतु बात आपने बिल्कुल सही कही। अगला सवाल आया है संदीप जी आपसे पूछने के लिए, लोगों ने पूछा है कि ये रीइंकार्नेशन जो होता है, इसके बारे में कुछ एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि आप अपना तकदीर या अपनी जो डेस्टिनी रहती है उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। व्हाट डज एस्ट्रोलॉजी हैव टू से अबाउट रीइंकार्नेशन? देखिए, बिल्कुल ज्योतिष की शुरुआत मंत्रा भाई वहीं से होती है। एक संस्कृत का वर्ड है प्रारब्ध। प्रारब्ध इज द डीड्स डन इन द पास्ट बर्थ। उसके हिसाब से आप इस जन्म, आपका जन्म होता है। और कितनी बार आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि छोटा सा बच्चा वो आपको वहीं ले जाता है जहाँ वो पिछले जन्म में होता है, उसको पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं। लेकिन जो हिंदुज़म, जो हमारा कल्चर है, ये जन्म जन्मांतर का कम्बिनेशन है। इसीलिए जब ये शादी के फेरे होते हैं, भले ही अब लोग बड़ा मुश्किल से एक टर्म निकाल पाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 7 जन्मों के वो बंधन है, तो मैं वाइफ से मजाक में कह रहा था, कह रही वो, उसने मुझे कहा कि अभी तो 6 जन्म बाकी हैं। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, हो सकता है 7वां ही हो। तो दैट इज हाउ इट इज। बट यस, प्रारब्ध इज द डीड्स ऑफ द पास्ट बर्थ। उसके हिसाब से आपका वो परिवार में जन्म हुआ, उसके हिसाब से आपकी वो शुरुआत हुई, आपका कल्चर, आपका माइंडसेट, आपका डीएनए। आप देख लीजिए कितनी चीज़ें जो आज मेडिकल साइंस डिस्कवर कर रहा है, मैं तो यही कहूँगा, जो पहले से एग्जिस्टिंग है, वो डीएनए बेस्ड हो गई। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो बोले आपकी फैमिली में कभी किसी को था क्या,
दादाजी को था, पर दादा हार्ट के सारा कहानी वहीं से है। तो पिछले जन्म से चला आ रहा है, तो वो साइंटिफिकली भी है और एस्ट्रोलॉजिकली भी है कि वे दे आर कनेक्टेड। इसकी नाक हमारे दादाजी से मिलती है, इसकी सोच बिल्कुल वैसी है, ये बच्चा बिल्कुल वैसे ही चलता है। तो ये सब कहानी जो वहाँ से है, इट इज़ नॉट ओनली मेडिकली बट इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द पास्ट। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आप किसी से भी जो आपकी शादी हो रही है वो इस जन्म का नहीं है, कनेक्शन पिछले जन्मों का है। वो कहते हैं, वैसे तो शाहरुख की मूवी भी आई थी, रब ने बना दी जोड़ी। तो देखिए, मैरिजेज आर मेड इन हेवन, बट अब ये ज़माना कलयुग है तो दे आर ब्रोकन ऑन अर्थ, तो वो अलग बात है। तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस होने चाहिए कि उसी से आपने वहीं पैदा हुए, किसी और से शादी कर ली और बच्चे आपके बाई चांस हो गए। दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, कनेक्टेड फ्रॉम द पास्ट बर्थ, और वहीं से आपकी शुरुआत है। सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, ये सत्य है, और एवरीबडी मीट्स ईच अदर बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सम वे और द अदर। एब्सोल्युटली, इट हैज टू बी फॉर ए रीजन, बट अब लोग सीजन पे बिलीव करने लगे। संदीप भाई, आप कई सारी कुंडलियां देख चुके हैं और आपने जिंदगी बहुत अच्छे से पढ़ी है। संदीप भाई, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। कई सारे रेमेडीज आते हैं जो बताए जाते हैं, भले वो गाय को रोटी खिलाना हो या रंग बदलना हो अपने कपड़ों का, या किसी पर्टिकुलर डे पे कोई रंग का कपड़ा पहनना। हाउ मच ऑफ दिस इज इम्पोर्टेंट, हाउ मच ऑफ दिस मेक्स एन इम्पैक्ट? देखिए, रंग से मुझे याद आया, पेंटिंग मुझे कभी आई नहीं, तो सोचा ये कि बनाऊं तेरी तस्वीर, पर नकाब चेहरे से हटा ना सका। क्या बात, क्या बात। सोचा ये कि बनाऊं तेरी तस्वीर, पर नकाब चेहरे से हटा ना सका। और ये भी सोचा कि बनाऊं अपनी तकदीर, पर हाथों की लकीरों को मिटा ना सका। क्या बात, बहुत खूब। तो देखिए, जो आपकी लकीरें और जो डेस्टिनी है जो आपका, वो फिक्स हो चुका है। अब बात करते हैं हम रेमेडीज की, जो इस थॉट से कन्फ्लिक्टिंग है। देखिए, मेरा ये मानना है कि बदल कुछ सकते नहीं। जो जिंदगी की कहानी है वो पहले ही लिखी जा चुकी है, फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे, एंड इट कैन नॉट बी चेंज। अब ये बात अलग है, वी हैव बिकम लिटिल बिट मोर इनसिक्योर। हमारे एस्पिरेशन अलग अलग है, हर इंसान को एक लेवल मुकाम पे पहुंचना है, बेस्ट करना है फैमिली के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वी हैव ए पर्पस। देखिए, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। क्या लेकर आए थे गालिब, और क्या लेकर जाओगे? तो अगर वो तो अल्टीमेट ट्रूथ है, एक दिन सबको चले जाना है। लेकिन वी ऑलवेज टॉक अबाउट मेकिंग इट बेटर एंड बिगर। तो अगर ये जो माया है, ये इल्यूजन है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको समझ में आया कि मैं पैदा हूँ तो एक दिन मैं मर जाऊँगा, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो यू हैव टू बी एंटेंगल्ड इन सम काइंड ऑफ इल्यूजन। तो किसी ने बोला, देन व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? तो उसका आंसर है अटैच इन ए डिटैच वे। ये बैलेंस अगर आपने बना लिया, देन यू विल बी डन। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली हम बता सकते हैं आपके जो ट्राइनल लॉर्ड्स हैं, उनके जो कलर्स हैं वो आपके लकी कलर्स अपने आप बन जाते हैं। दे बिकम योर फेवरेट एक्चुअली। मैं ही लोगों को बताता हूँ, आई थिंक यू लाइक ब्लू, ग्रीन, ऑफ वाइट एंड पिंक। बोले, दीज आर द कलर्स, माई वार्डरोब इज फुल ऑफ ब्लूज एंड पिंक्स। सो ये सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज ये जो ट्राइन है ये आपकी जिंदगी के पिलर हैं, एंड यू विल स्टार्ट लाइकिंग देम नोइंगली और अननोइंगली। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार ये ब्लैक इज अनलकी फॉर यू, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो आई डोंट बिलीव इन दैट। तो देखिए, सारे रंग, और वैसे भी जब सारे रंग एब्जॉर्ब हो गए तो ब्लैक हो गया, सारे रंग रिफ्लेक्ट हो गए तो वो व्हाइट हो गया। तो दिस इज हाउ इट इज। तो इट इज अबाउट पर्सपेक्टिव। तो लाइफ एक प्रिज्म है, उसकी तरफ उसको देखना चाहिए। उसको अगर आप ब्लॉक करके चलेंगे कि आई एम नॉट सपोज टू ड्राइव दिस कलर कार, देन इट इज नॉट ए ग्रेट आइडिया। तो फियर फैक्टर नहीं होना चाहिए। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, और भगवान के पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप कौन सी कलर की गाड़ी खरीद रहे हैं। तो देखिए, लुक एट ए बिगर पिक्चर, दैट इज व्हाट इट इज। नाउ कमिंग बैक टू द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मंत्रा भाई, रेमेडीज। देखिए, रेमेडी पुराने ज़माने में इसलिए बनाई गई थी, इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो सारे जो ज्योतिष है, इसकी लिखाई जो थी वो संस्कृत में थी, और संस्कृत में पढ़े लिखे लोग, वो एक ही लोग थे जो संस्कृत, और कोई भाषा थी नहीं। तो पढ़े लिखे लोग जिसको संस्कृत आती थी वो ब्राह्मण से, और ब्राह्मण से ही एक दूसरी पढ़ाई कर रखी थी, वो है कर्मकांड की। तो अभी मैं ही डॉक्टर हूँ और मेरी ही मेडिसिन की फैक्ट्री है, तो आई मेक श्योर कि मैं मेडिसिन भी आपको साथ साथ बेचता चलूँ। तो कर्म कांड को ज्योतिष के साथ जोड़ा गया, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपका ये भाई साहब ये भारी है और इसको मैं पूजा करूंगा आपके बिहार पे और वो हल्का हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला है नहीं। तो मेरा अपना बिजनेस है और मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट ट्रेडिशन, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट पूजा पाठ और अगेंस्ट दैट, बट आई एम सेइंग इफ अगर आप पर्पस ही आपका भगवान से कनेक्ट करने का है कि मुझे कुछ मिल जाएगा इसके बदले में, तो वो पर्पस डिफीट हो चुका है। तो इफ यू आर डूइंग इट विद द स्पिरिचुअल कनेक्शन कि मैं भी बैठूंगा वो हवन में और मैं भी भगवान के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा, देन वो डिवाइन एनर्जी आपको साथ चलेगी और आपके टाइम को निकाल देगी। कि अभी हरि राम था, वो हलवाई था, वो गया ज्योतिष के पास, आज से मान लीजिए 300 साल पहले, 500 साल पहले, ये तो 5000 साल पुरानी साइंस है। तो पंडित जी ने कहा कि अरे हरि राम, तुम्हारा तो अगला 7 साल बहुत खराब है। तो हरि राम तो डिप्रेस हो जाएगा बेचारा, 7 साल।
तो बोला ऐसा कर, तू गाय को रोज हरा चारा खिलाया कर। सबके घर में गाय होती थी। तो ऐसा कर, तालाब है ना गाँव का, वहाँ पे मछलियों को आटा डाला कर। तो सारे उपाय बने थे हमारे गाँव के हिसाब से। जी, तो उधर गाय भी खुश, हरा चारा मिल रहा है, दूध भी ज़्यादा देगी। उधर हरिराम भी खुश कि चलो मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा टाइम कट रहा है। तो दिस इज हाउ इट इज, प्लेसिबो इफेक्ट अब कहते हैं। तो दिस इज हाउ यू फील गुड अबाउट इन डूइंग समथिंग। तो अगर आपको वो हैप्पीनेस या फील गुड फैक्टर मिल रहा है तो मुझे लगा करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नेम की स्पेलिंग बदल दूं, 2 A और 2 R लगा के अगर सास भी कभी बहुत ही हो जाएगा, तो देन इट इज नॉट ए ग्रेट आइडिया। मेरे हिस्से का पुण्य मैं खुद ही कमा सकता हूँ, कोई और कमा के मुझे दे नहीं सकता। और मन की तसल्ली के लिए अगर कुछ किया भी जाए तो गाय भी खुश और हम भी खुश। बहुत खूब। संदीप भाई, क्या एस्ट्रोलॉजी से मृत्यु प्रेडिक्ट की जा सकती है अपनी? क्या उसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, बड़ा गंभीर सवाल है। पहले, आज से कई 100 साल पहले जब कुंडली बनती थी तो जन्म के समय की कुंडली नहीं बनती थी मंत्रा साहब, वो बनती थी कंसेप्शन के वक्त। ओहो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम कहते हैं अध्ययन लगन, मतलब जब कंसीव हुआ उस वक्त की कुंडली, वहाँ से। और पुराने ज़माने में जो सेंट्स हैं, अभी हम अब ज्योतिष की बात कर रहे हैं, ये 5000 साल मैंने कहा कि वेदों का अंग है, ना तो टेलीस्कोप ना सैटेलाइट। तो आपने जो कैलकुलेशन तब की थी कि शनि की दूरी यहाँ से वहाँ है, शनि तो देखा नहीं आंखों से किसी ने आज तक। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ब्रांड एम्बेसडर जैसे अमिताभ बच्चन है बॉलीवुड के लेजेंडरी, ऐसी शनि हमारे ज्योतिष का ब्रांड एम्बेसडर है, उसको आपने कभी देखा ही नहीं और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसका है। तो वो किसने देखा? तो वो दिव्य दृष्टि, जो मैंने कहा लाइट ऑफ गॉड, वो जो डिवाइन कनेक्ट था ऋषियों का, उन्होंने ये ज्योतिष बनाई है। तो उन्होंने उस चीज़ को वहाँ से कनेक्ट किया है। तो वो उस लेवल पे देख लेते थे कि ये मोमेंट है जब कंसेप्शन होगा, तो बच्चा जो डेवलप होगा उसका जन्म उस समय होगा। तो वो बच्चा के पास ये महाप्रतापी होगा, महाज्ञानी होगा, या वो समाज के लिए या दुनिया के लिए कुछ करने वाला है। तो ये वो दृष्टि थी। लेकिन आज के ज़माने में वो पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग जन्म पे, और जन्म को भी देखा जाए तो उसको भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनके मतलब अब दे कॉल मी कि भाई डॉक्टर ने कहा है अब किसी को लेबर पेन में जाना नहीं है, सबको सिजेरियन कराना है। तो हमें तो उन्होंने बुलाया कि जो टाइम पे आप कहेंगे हम ऑपरेशन कर देंगे। तो पीपल दे आस्क मी कि भाई ये टाइम करा लें क्या? तो दैट इज हाउ इट इज। सो थिंग्स हैव चेंज। वाओ, मतलब बच्चे को आप कौन से नक्षत्र में पैदा करवाना चाहते हैं वो भी आज मैनिपुलेट हो रहा है उस चीज का। टेलर मेड, लेकिन सब कुछ टेलर मेड नहीं हो पाता। आफ्टर ऑल व्हेन द पर्सन कम्स इनटू दिस लाइफ, उसके बाद उसको अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। एब्सोल्युटली। व्हाट एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ओवर देयर संदीप भाई की कंसेप्शन के टाइम पे, यानी कि जब वो बच्चा माँ के पेट में पहली बार कंसीव हुआ या उसने जन्म लिया, वो सही समय है कुंडली बनाने का, ना कि जब वो अपने माँ की कोख से बाहर आया। लेकिन उसकी कोई भी नॉलेज अब नहीं है, कोई बना नहीं सकता, क्योंकि कंसेप्शन को आप कैसे कैलकुलेट कर ही नहीं कर सकते। 2 महीने बाद तो माँ को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हुई। That's true. Wow, this is very interesting. संदीप जी, पिछले कई सालों में देखा गया है जो इंडियन कल्चर है वो और ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, प्रचलित होता जा रहा है। टेक योगा फॉर एग्जाम्पल, एस्ट्रोलॉजी, आपके कई सारे फॉलोअर्स हैं वेस्ट में। हाउ डू यू लुक एट इट व्हेन दे आर मूविंग टूवर्ड्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी ओवर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी? इन दोनों के बीच को जब आप कंपेयर करते हैं तो व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, मुझे लगता है कि ये कितनी भी साइंस आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस चल जाए, यू कैन नॉट मैच ह्यूमन साइकोलॉजी जो एस्ट्रोलॉजी से हमें डिफाइन होती है। आज मैं आपका हार्ट रेट चेक कर सकता हूँ, पल्स चेक कर सकता हूँ, आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे पता चल सकती हैं, स्कैनिंग कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, एवरीथिंग। अभी नाउ दे हैव स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग कि किसी को हार्ट अटैक कितने सालों बाद आ सकता है, बट दे कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, what is your state of mind, how happy you are, how upset you are, how depressed you are, nobody can make out. तो ये वो साइंस है जो आपके स्टेट ऑफ माइंड को डिफाइन कर सकती है। मैं आपकी कुंडली बताऊंगा तो मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन योर सिचुएशन, whether it is a frustrating phase, whether you are really happy about everything or you are dissatisfied. So ये एक ऐसी साइंस है जो कोई भी साइंस इसका मॉडर्न साइंस मुकाबला नहीं कर सकती, एंड इट इज गोइंग टू स्टे। और मुझे लगता है कि इस एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। होता क्या है, मॉडर्न साइंस कहते हैं कि दे ऑलवेज लुक फॉर प्रूफ, दे ऑलवेज
look for studies, they always look for data behind it. और मैं कहता हूँ something cannot be proved, that doesn't mean that doesn't exist. You have to understand. मुझे लगता है modern science need to catch up with this kind of ancient science which has amazing substance. आज तक मैं 24 साल में मैंने कहा, जो सबसे पहले कहा था, मुझे आज तक सरप्राइज नहीं मिला कि मैं जब मेरे पास क्लाइंट आता है या फ़ोन करता है, मैं उसे बोलने नहीं देता अगले पहले 10-12 मिनट तक. आई विल टॉक अबाउट ए पर्सन. सी दिस इज़ व्हाट इट इज़. आपका बचपन से लेके यहाँ शादी हुई, फिर वो भाग गई, फिर आपका ये करियर है, फिर आपने करियर शिफ्ट किया, फिर आपका बिजनेस चेंज हुआ, फिर आपने सिटी और कंट्री बदली, एंड दिस इज अ सिचुएशन एंड यू हैव कॉल्ड मी बिकॉज ऑफ दिस रीजन. इट हैज़ नेवर गॉन रॉन्ग. तो वाई आई डू दिस? बिकॉज नॉर्मली तो एस्ट्रोलॉजर आर सपोज टू बी इंटेलिजेंट. वो आपको बोलने देगा और आपसे क्लूज लेने की कोशिश करेगा. मैं उनको बोलने नहीं देता. उनको बोलता हूँ प्लीज़ फर्स्ट लिसन टू मी. उसके बाद मैं कहता हूँ नाउ आस्क योर क्वेश्चन. तो वो कहते हैं कि सब यू हैव कवर्ड इट ऑल. 4 पेज के भी क्वेश्चनर होते हैं तो कवर हो जाते हैं. तो व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज सच ए ब्यूटीफुल साइंस. अगर इसमें ज़रा सा भी क्वेश्चन मार्क होता, मैं ये कभी भी ये प्रोफेशन नहीं बनाता. बिकॉज आई हैव टू बी ऑनेस्ट, आई हैव टू बी ट्रूथफुल, आई हैव टू बी आंसरेबल समवेयर. सो मुझे ये लगता है ये साइंस को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्ड काउंसलिंग. उसकी हम बच्चों को बड़ा करते हैं मंत्रा भाई अपने हिसाब से. बच्चे का अपनी फितरत है. 15 साल बाद आपको पता चलता है यार ये तो इसके अंदर लीडरशिप स्किल्स थी, हमने इसको सप्रेस कर दिया और उसकी वजह से ये रेबेलियस हो गया. ये बेचारा बहुत ही सेंसिटिव था, हमने इसको फिर सप्रेस किया, ये इंट्रोवर्ट बन गया. बिकॉज यू डोंट नो उसका फितरत क्या है, जो आपको 15-16 साल में पता चलता है. तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, हाउ योर चाइल्ड इज. देन यू नीड टू डू काउंसलिंग, जो मैंने कहा प्री मैरिटल काउंसलिंग, शादी से पहले कि भाई साहब ये बनेगा आपका हस्बैंड और ये बनेगी आपकी वाइफ. अगर आपको लगता है कि यू विल बी एबल टू हैंडल देम, देन प्लीज गो अहेड, अदरवाइज ये आपसे ना हो पाएगा. फिर आपको यू हैव टू चूज राइट करियर. कई बार पीपल, मैं डॉक्टर हूं, मैंने बच्चे को ठोक बजा के डॉक्टर बना दिया, अब बेचारे का बिल्कुल मन नहीं है, तो व्हाट ही विल बी टोटली डिससेटिस्फाइड इन हिज लाइफ. कहाँ फंस गया यार, आई रियली वांटेड टू प्ले गिटार, आई रियली वांटेड टू डू समथिंग मोर क्रिएटिव. दैट इज हाउ इट इज. एंड उसके आगे even if you need to hire people in your organization, it is known as corporate astrology. Choose right people at the right time, who are running right times, who have the potential. Marketing में आपने उसको रख दिया है जिसके बस की नहीं है सोचना, विजुलाइज करना. वो क्या, how what justice he will do. उसके डिग्री जरूर आ गई है बट उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है. ही इज ए फाइनेंस गाय. उसके बाद चूज राइट कैंडिडेट्स. पॉलिटिकल पार्टीज को उन कैंडिडेट्स को एस्ट्रोलॉजिकली चूज करना चाहिए जिसके अंदर वो पोटेंशियल है. फर्स्ट दे विल विन for the party, secondly they will be doing for the humanity, for the state and for the country. Astrologically ये लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. अपनी कुंडली दिखाते हैं, मुझे उसको हराना है, मुझे इसकी पूजा करवा दीजिए, मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए. They are just doing it in a very shallow level. But if you can use astrology in the right way without bringing कि मैं 18 नंबर की टी शर्ट पहन के मैं विराट कोहली बन जाऊंगा, वैसा होता नहीं है. नहीं तो सबको टी शर्ट बना दीजिए उनके लकी नंबर के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वैसा हो नहीं सकता. बट नोइंग द पर्सन्स पोटेंशियल, उसका टाइमलाइन, उसका जो right person at the right place, I think that is amazing way to utilize this ancient science which can bring an amazing change in your country or even in this world. As scientifically approached, Sandeep Bhai, and I completely vouch for what Sandeep Bhai said. My first session with Dr. Sandeep Kochhar was exactly the same. Generally मैं बोलता रहता हूँ क्योंकि मेरा काम है बोलने का, लेकिन संदीप भाई से वो पहली मुलाकात, वो पहली मीटिंग, it was him speaking for the first 10 minutes and मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी ज़िंदगी की किताब को ऐसे बस मेरे सामने इस तरीके से खोल के यूँ रख दिया. Till date, till what I have lived, every single milestone of my life which had been very instrumental, वो चीज़ आपने clearly predict करी, उस चीज़ को predict नहीं, in fact preempt करी जो कि हो चुकी है, and then everything about the future that you spoke. But how beautiful, संदीप भाई, आपने मुझे बताया कि एस्ट्रोलॉजी को आज जिस नज़रिए से आप देख रहे हैं, या हम जब छोटे थे जिस तरीके से देखा जाता था केवल एक डिवाइन स्पिरिचुअलिटी या डिवाइन साइंस के तौर पे देखते थे, आपने उसको इतना इस लेवल पर लेकर आए जहां पर आपने बताया कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, समथिंग हाउ योर कंपनी कैन बेनिफिट आउट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस. मे दैट बी चिल्ड्रन अपॉन व्हाट शुड दे बी चूजिंग एंड हाउ टू लेट देम बी द एंकर ऑफ देयर ओन लाइफ. So in a way, astrology should be used as a guiding light, not as a scale on which you have to walk. Absolutely. मैं तो यही कहता हूँ कि you know the way from your office to your home, but you don't know, what kind of traffic you will be facing. It is a GPS. Astrology is a GPS of your life, which will help you to lead towards the path and towards your journey which you are destined to get. What a beautiful, beautiful way of explaining this. Dr. Sandeep Kochhar, always a pleasure talking to you. Thank you for being with us on Live Bhagwan podcast. Thank you so much, Mantra. It's always lovely catching up and thank you for having me. तो ये थे डॉक्टर संदीप कोचर, a very well known astrologer from India. लाइव भगवान पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग गेस्ट से होगी मुलाकात.
और याद रखिएगा, आप भले ही दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप भारत में उपस्थित दिव्य तीर्थ स्थलों में अपने भगवान के लाइव दर्शन कर सकते हैं। जी हां, महाकाल, सोमनाथ, केदारनाथ के दर्शन करिए livebhagwan.com पर।